हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। BEGS 183 राइटिंग और स्टडी स्किल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है और 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो जो मिनिमम पास मार्क्स होंगे वो आपको कम से कम 18 मार्क्स लाने पड़ेंगे, जिनसे आप सिर्फ पास हो सकते हो। ठीक है, 18 नंबर भी अगर आप ले लेते हो तो आप पास हो जाओगे, बट हमें 18 नंबरों पे ध्यान नहीं देना। हम चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे नंबर मिले, ताकि जो हमारी एग्रीगेट है वो अच्छे नंबरों से हमें मिले, और जो भी टोटल मार्क्स जो हमारे जो सर्टिफिकेट मिलेगी, कहने का मतलब ये है कि हमें अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, तो इस 2 घंटे के टाइम में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे कंपलसरी हैं। ठीक है, अब क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ उनको किस तरह से स्ट्रेटेजिकली लिखना है, वो भी हम उन चीज़ों पर बात करेंगे। तो एक बात का और ध्यान रखना कि जो पेपर है इसका नाम है राइटिंग एंड स्टडी स्किल। तो इसमें हम राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, क्यों होनी चाहिए, और स्टडी स्किल्स के बारे में। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना। तो इसी सीरीज़ में फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अभी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, व्हाट इज़ सिंथेसिसिंग एंड हाउ डज इट हेल्प इन राइटिंग। ये जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि सिंथेसिसिंग मीन्स, इसका अगर हम मीनिंग बताएंगे तो आप बोलेंगे कलेक्टिंग आइडियाज़। ठीक है, कलेक्टिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशंस from different sources or combining them into one clear or meaningful piece of writing। ठीक है, तो सिंथेसिसिंग का मतलब हो गया कि कलेक्टिंग आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मतलब अलग अलग सोर्सेज से आइडियाज़ लेना और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और उनको कंबाइन करके मेक इनटू अ क्लियर और मीनिंगफुल पीस ऑफ राइटिंग। एक मीनिंगफुल कुछ भी राइटिंग का, कुछ भी, जैसे राइटिंग का पीस ऑफ राइटिंग यहाँ पे जैसे लिख दिया है, बट इन सारी चीज़ों को मिला के कंबाइन करके एक क्लियर और मीनिंगफुल राइटिंग, मतलब आप इसको राइटिंग ही समझें कि वो बनाने के लिए जो इसकी ये परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, इंस्टीड ऑफ कॉपिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्सेज। ठीक है, इंस्टीड ऑफ कॉपिंग, कि कहीं से भी अलग अलग सोर्सेज से कॉपी करने के बजाय, इंफॉर्मेशन लेने के बजाय, फ्रॉम वन सोर्सेज अ राइटर स्टडी डिफरेंट सोर्सेज। जो राइटर होता है वो डिफरेंट सोर्सेज से क्या करता है, स्टडी करता है, अंडरस्टैंड करता है उसको, एंड प्रेजेंट्स द आइडिया इन हिज और हर ओन वर्ड्स। कि जैसे सिर्फ कुछ क्या होता है, जब कुछ राइटिंग करनी होती है या कोई कुछ भी लिख रहा होता है, तो कई बार क्या होता है ना कि कहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंस्टीड ऑफ कॉपिंग इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने के बजाय किसी एक सोर्सेज से, जो राइटर होता है ही और शी शुड स्टडीज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, एंड उनको अंडरस्टैंड करना एंड प्रेजेंट द आइडिया इन हिज ओन वर्ड्स, और फिर अपने शब्दों में उस आइडिया को लिखना या उसको प्रेजेंट करना, वो हम सिंथेसिसिंग बोलते हैं। थर्ड पॉइंट आप बताएंगे कि सिंथेसिसिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन राइटिंग प्रोसेस बिकॉज इट हेल्प्स, किस चीज़ में मदद करती है ये, प्रोड्यूस, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूस ओरिजिनल। जब हम अपनी शब्दों में कुछ भी लिखते हैं या अपनी आइडियाज़ को जब लिखते हैं, तो वो क्या चीज़, कैसा कहलाता है वो एक तो ओरिजिनल होता है। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, और इंफॉर्मेटिव राइटिंग होती है उससे, इंफॉर्मेटिव राइटिंग स्किल हमारी बढ़ती है। देन नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, हाउ सिंथेसाइजिंग हेल्प इन राइटिंग, कि सिंथेसाइजिंग राइटिंग में कैसे हेल्प करता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप बताएंगे कि सिंथेसाइजिंग हेल्प्स अ राइटर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, एंड कंबाइन देम इनटू वन क्लियर आंसर। ठीक है,
तो सिंथेसाइजिंग का यही हेल्प होती है, यही काम होता है कि जो इन्फॉर्मेशंस अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट की गई हैं, डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की गई हैं, उनको कंबाइन करना और उन इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करके कंबाइन करके एक क्लियर आंसर बनाना। सेकंड लिखेंगे आपकी इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की? टॉपिक की, जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। और मेक्स राइटिंग मोर एक्यूरेट, ठीक है, राइटिंग को मोर एक्यूरेट बनाता है एंड कंप्लीट भी करता है। एक्यूरेट और कंप्लीट ये दो वर्ड होते हैं जो राइटिंग स्किल में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट होगा हमारा इट ऑल्सो अवॉइड, मतलब हेल्प, अभी तक तो हम हेल्प की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ सिंथेसाइजिंग हेल्प करता है टू अवॉइड कॉपिंग डायरेक्टली, ठीक है। जैसे लोग कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, कॉपिंग डायरेक्टली फ्रॉम सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से, और एंड मेकिंग द राइटिंग ओरिजिनल। कैसे बताती हूँ अभी। मेकिंग द राइटिंग ओरिजिनल मतलब किसी और सोर्सेज से कॉपी की इन्फॉर्मेशन और एक अपने नाम से एक ओरिजिनल कॉपी जो है वो बना ले, राइटिंग बना ले। तो ये जो सिंथेसाइजिंग है ये अवॉइड करता है कॉपिंग डायरेक्टली फ्रॉम सोर्सेज और मेकिंग द राइटिंग ओरिजिनल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप बताएंगे कि बाय कनेक्टिंग डिफरेंट आइडियाज़, कनेक्टिंग डिफरेंट आइडियाज़, so the writer can present information in a logical answer या logical order। मतलब ये है कि अलग अलग सोर्सेज से आइडियाज़ लेकर जब लेते हैं, कनेक्ट करते हैं डिफरेंट आइडियाज़ के साथ, तो जो राइटर है वो इन्फॉर्मेशंस को एक लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करता है। ये जो चीज़ें होती हैं, दीज थिंग्स मेक्स द राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग, ये चीज़ें राइटिंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं, क्लियर बनाती हैं, ठीक है, एंड मीनिंगफुल। मीनिंगफुल किसके लिए? रीडर के लिए। मतलब कहने का है कि जो सिंथेसाइजिंग है उसकी वजह से जो डिफरेंट आइडियाज़ से लोग मिलते हैं, जब डिफरेंट आइडियाज़ के कनेक्शन में आते हैं, तो जब अपनी जो राइटिंग है उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं, और जिसकी वजह से होती क्या है, जो राइटिंग होती है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है, क्लियर होती है, मीनिंगफुल होती है। और ये तीनों चीज़ें किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? रीडर के लिए, उसके लिए पढ़ने के लिए भी आसान हो जाती हैं। अनदर क्वेश्चन जो हम कर, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स विद एग्जांपल्स। देखो इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं, आपको जो एग्जांपल के साथ बतानी है। होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स क्या होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि इन इंग्लिश सम वर्ड्स लुक और साउंड, ठीक है, लुक और साउंड सिमिलर, ठीक है, बट जो उनके मीनिंग होते हैं वो होते हैं डिफरेंट। मीनिंग्स क्या होंगे? मीनिंग डिफरेंट होंगे। मतलब वो वर्ड्स इन इंग्लिश सम वर्ड्स लुक और साउंड सिमिलर, बट उनके मीनिंग जो होंगे डिफरेंट होंगे, ठीक है, वो वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। सेकंड बताएंगे कि दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोनिम्स, होमोफोन्स, ठीक है, और होमोग्राफ। दे ऑफन कन्फ्यूज लर्नर्स ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो लर्नर को, ठीक है, जो पढ़ने वाले इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं इंग्लिश के लिए कि एज ए सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर, ठीक है। क्यों कर देते हैं? कि जैसे हम मान लीजिए कुछ एग्जांपल्स अभी मैं आगे बताऊंगी कि नोइंग द डिफरेंस बिटवीन हेल्प अस रीड, ये जो वर्ड्स हैं ये हेल्प करते हैं हमें अलग अलग वर्ड्स के बीच जो डिफरेंस है उनको समझने में। लाइक रीड, ठीक है, टू राइट और स्पीक इंग्लिश करेक्टली। क्वेश्चन जो है
सॉरी थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम कि नोविंग द डिफरेंस बिटवीन देम, कि इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझने के लिए, या जो डिफरेंस है वो भी हमें हेल्प करता है अबाउट इंग्लिश टू रीड, राइट, ठीक है, और स्पीक। मतलब इन तीनों का अगर हमें ठीक से वर्ड्स के जो मीनिंग पता चल जाए तो हम इंग्लिश जो है वो ठीक से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल पाएंगे, ठीक है। मतलब ये इनका ये हेल्पफुल होते हैं इस तरह से। फोर्थ है, पहला लेंगे हम होमोनिम्स के बारे में, कि होमोनिम्स क्या होते हैं। होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है, ठीक है, बट और उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम मिलेगा, बट जो मीनिंग होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हमें एग्जाम्पल भी देने हैं ना, एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं जैसे बैट और बैंक, ठीक है। अब बैट का अगर मैं बताऊं, बैट क्या है, एक तो अ फ्लाइंग एनिमल, ठीक है, बैट सब जानते हैं, और एक बैट होता है यूज्ड फॉर क्रिकेट, ठीक है। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट डिफरेंट मीनिंग। अब बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ओके। और बैंक का दूसरा भी एक वर्ड है जिसको बोलते हैं साइड रिवर। तो इस तरह से आपको एग्जांपल देने हैं, ठीक है। बैट का दे दो, बैंक का दे दो, या अपने जो तुम्हें आता है, तुम्हें उस टाइम पे जो याद आ जाता है तुम वो एग्जांपल दे के भी लिख सकते हो। सेकंड है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड सेम बट, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, साउंड सेम बट एक तो प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, और दूसरा इसकी स्पेलिंग क्या होगी, डिफरेंट, ठीक है। साउंड सेम होगी बट उसका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, और मीनिंग भी डिफरेंट होगा। गॉट इट? एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं, जैसे एक तो होता है सी, ठीक है, राइट, राइट, सन, सन, ओके। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड द सेम बट आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि ये प्रोनाउंस तो सेम किए जाते हैं बट जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग, सेम इनकी स्पेलिंग होती है बट जो मीनिंग होंगे वो डिफरेंट होगा, मीनिंग विल बी डिफरेंट। वो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम रहेगी बट उनका मीनिंग डिफरेंट रहेगा। एंड समटाइम्स दे आर ऑल्सो प्रोनाउंस डिफरेंटली, और कई बार ये प्रोनाउंस भी जो है डिफरेंटली प्रोनाउंस होते हैं, ओके, प्रोनाउंस डिफरेंटली, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, और समटाइम, कभी कभी जो है प्रोनाउंसिएशन इनकी सेम होती है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं जैसे लीड, लीड का मतलब होता है टू गाइड, है ना। और एक होता है लेड, क्या होता है, एक मेटल होता है, ठीक है ना। फिर दूसरा एक कर सकते हैं टीयर, टीयर का क्या मतलब, टू रिप, फाड़ देना किसी चीज़ को, ठीक है। और एक और होता है टीयर, स्पेलिंग सेम है ना, देख रहे हो तुम, स्पेलिंग सेम है बट एक टीयर क्या होता है, अ ड्रॉप फ्रॉम आई, आंसू, ओके।
एक और लिख देती हूँ, बो। बो क्या होता है? टू बैंड, है ना। एक और बो होता है जिसको यूज़ किया जाता है विद एरो, ठीक है ना, बो एंड एरो। तो ये आपको बताना है। तो होमोग्राफ्स क्या होता है कि जिनकी स्पेलिंग सेम होती है। अब ये देखो, स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। बट कई जगह पर कभी कभी होता है कि वो प्रोनाउंस भी थोड़ा सा डिफरेंटली प्रोनाउंस किए जाते हैं, बट मोस्टली ये मीनिंग इनकी स्पेलिंग सेम मिलेगी और मीनिंग डिफरेंट मिलेगा। मेनली जो है बात स्पेलिंग पे यहाँ पे इसकी खास बात हो जाती है कि स्पेलिंग जो है सबकी सेम मिलेगी, बट जो मीनिंग होंगे वो डिफरेंट मिलेंगे इसको बोलते हैं होमोग्राफ्स। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यू वुड अडॉप्ट टू बिकम अ क्रिटिकल रीडर। कि एक क्रिटिकल रीडर बनने के लिए तुम कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अपनाओगे, कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करोगे टू बी अ क्रिटिकल रीडर। इंट्रोडक्शन। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि क्रिटिकल रीडर मतलब बहुत ध्यान से पढ़ने वाला रीडर जो है उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो टू बिकम ए क्रिटिकल रीडर सबसे पहले क्या बात है, जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को क्या करना है, केयरफुली रीड करना होता है। ओके, आई वुड फर्स्ट रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट्स मेन आइडिया। इसका जो मेन आइडिया है किसी भी टेक्स्ट का, उसको केयरफुली रीड करना, उसके मेन आइडिया को समझना। एंड सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड आप बताएंगे कि आई वुड आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ द राइटर टाइपिंग ट्राइंग टू से, सॉरी, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो ये आ गया, लेकिन आंसर में ही आप एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आई वुड आस्क, ठीक है, आई वुड आस्क अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ द राइटर ट्राइंग टू से, ट्राइंग टू से, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना, एक तरह से आप जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम आप उस बुक में जो राइटर जो बताना चाह रहा है तुम्हें, रीडर को, वो आइडिया को भी तो आप समझने की कोशिश करोगे ना कि व्हाट दैट राइटर इज़ ट्राइंग टू से एंड इज़ देयर एनफ एविडेंस, ठीक है। और जो एविडेंस हैं, ठीक है, वो जो भी कुछ मतलब राइटर जो भी कुछ एक रीडर को बताना चाह रहा है अपनी राइटिंग के थ्रू, उसके बारे में आप एविडेंस की भी खोज करेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो राइटर ने लिख दिया वो वैसा का वैसा या आपने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। क्रिटिकल रीडिंग का यही एक मेन पॉइंट होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हो बुक में, ठीक है, उसको क्रिटिकली सोचना, उसके बारे में एविडेंस ही सोचना कि क्या इस जो भी चीज़ बताई जा रही है क्या उसके बारे में कुछ एविडेंस हैं, कुछ फैक्ट्स हैं या नहीं है। इस तरह से जब सोचते हैं ना, तब जो एक क्रिटिकल रीडर की जो एक ख़ास क्वालिटी जो होती है वो डेवलप होती है। थर्ड पॉइंट आप बताएंगे, आई वुड नॉट एक्सेप्ट एनी आइडिया, आई वुड नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, एनी आइडिया विदाउट क्या, थिंकिंग। मैं बिना सोचे विचारे किसी भी आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ओके, फोर्थ पॉइंट आप बता देना कि आई वुड कंपेयर द इंफॉर्मेशन। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी न्यूज़ कहीं से आती है तो हम लोग फटाफट से ढूंढना शुरू कर देते हैं ना अदर रिसोर्सेज से कि क्या जो भी न्यूज़ आई है वो सच है या नहीं है। जैसे ओल्ड न्यूज़ है, ठीक है। तो इसी तरह से आप बताएंगे कि आई वुड कंपेयर द इंफॉर्मेशन विद अदर सोर्सेज टू चेक इट आउट कि इट इज़ करेक्ट और नॉट। देन फिफ्थ पॉइंट आप बताएंगे कि आई वुड आइडेंटिफाई, कि मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँगा अबाउट राइटर्स पर्पस, उसके ओपिनियंस के बारे में, और पॉसिबल बायस, मतलब किसी चीज़ को लेकर वो बायस तो नहीं है जिस बारे में वो लिख रहा है, क्या उस चीज़ के बारे में वो एक तरह से बायस्ड होता है ना कि पक्षपात करना, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं सोचूंगा या सोचूंगी। सिक्स्थ पॉइंट आप लिखेंगे कि आई वुड ऑल्सो नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। किस लिए, टू लुक अप डिफरेंट वर्ड्स एंड थिंक, डिफरेंट वर्ड्स को देखूंगा और सोचूंगा अबाउट हाउ द आइडियाज़ रिलेट टू द रियल लाइफ, ठीक है, कि जो भी आइडियाज़ वो राइटर जो बताना चाह रहा है अपनी बुक में, क्या वो आइडियाज़ वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जितनी भी चीज़ें उसमें बताई गई हैं क्या वो रियल लाइफ से कनेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं।
ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, माई फ़ोन वॉज रिंगिंग। सेवन्थ पॉइंट बताएंगे आप कि दीज हैबिट्स हेल्प मी अंडरस्टैंड। ये जितनी भी बातें हमने करी है ना, सो दीज आर गोइंग टू बी हैबिट्स, कि दीज हैबिट्स आर गोइंग टू बी टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट better and make my own information या informed opinion। तो ये आदतें जो हैं मुझे टेक्स्ट को और अच्छी तरह से समझने में और अपना ओपिनियन बनाने के लिए, अपना ओपिनियन रखने के लिए हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, What is affixation? How does affixation help in building new words? 4 एग्जाम्पल देने हैं आपने कि affixation क्या होता है और ये नए वर्ड्स बनाने के लिए कैसे हेल्प करती है। तो इंट्रोडक्शन में आप बता देंगे कि affixation इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ एडिंग अ प्रीफिक्स, एडिंग अ प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स क्या कहाँ लगते हैं? बिफोर वर्ड, बिफोर अ वर्ड। ठीक है, जो वर्ड से पहले लगते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स, सफिक्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो आफ्टर वर्ड ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स और suffix. Affixation is the process of adding a prefix and a suffix to a root word। ठीक है, किस लिए? To make a new word। ठीक है, एक नया जो मेन वर्ड है, जो रूट वर्ड है, उसका एक नया मीनिंग बनाने के लिए ये एक प्रोसेस होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करके एक नया वर्ड बनाने के लिए। ठीक है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी में ही प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कर देंगे जिससे कि एक नया वर्ड बन जाएगा। सेकंड आप बताएंगे कि इट हेल्प्स इन बिल्डिंग न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स के लिए भी हेल्प करता है। कैसे करता है? बाय चेंजिंग मीनिंग, और एक तो मीनिंग को चेंज करके नया वर्ड बना देगा। ठीक है, और ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ ओरिजिनल वर्ड। जो ओरिजिनल वर्ड होता है ना, उसका मीनिंग और ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज करके भी एक नया वर्ड बना देगा ये। ठीक है, उसमें भी हेल्प करता है। थर्ड आप बताएंगे कि दिस इंक्रीज आर वोकेबलरी। वोकेबलरी को इंक्रीज करता है, और जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, उसको क्या करता है? इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो मोर इफ़ेक्टिव बनाता है उसको। एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में आप 3 एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं। ठीक है, हैप्पी, काइंड और टीच। अब देखो, हैप्पी है, हैप्पी वर्ड में अगर हम प्रीफिक्स लगा दें अन, तो क्या बन जाएगा? अनहैप्पी। ठीक है, मतलब नाखुश, अनहैप्पी। तो किसी भी वर्ड के आगे अगर हम वो वर्ड्स जिनको हम किसी भी वर्ड से पहले यूज़ करते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो वो वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे काइंड है, यहाँ पर काइंड में अगर हम सफिक्स यूज़ करेंगे, काइंड के बाद, मतलब वर्ड के जो बाद में जो लगाए जाते हैं सफिक्स जिनको बोलते हैं, तो वो भी वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं। अब अगर काइंड के बाद हम काइंड के सफिक्स के साथ अगर यूज़ करेंगे तो वो काइंडनेस बन जाएगा। ओके, टीच के साथ अगर हम और लगा देंगे, ई आर सफिक्स यूज़ करेंगे तो वो बन जाएगा टीचर। ठीक है, टीचर क्या होता है? अ पर्सन हु डज। ठीक है, एंड एक और यहाँ पे लिख लेते हैं राइट। अब राइट एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ तो आप इसको री राइट भी कर सकते हैं, री राइट। ओके,
रीराइट मैंने इसलिए एग्जांपल लिखा है कि प्रीफिक्स जो है, जो हमने प्रीफिक्स RE लिखा है, मतलब अगेन, इसका मतलब हो गया अगेन। तो ये कुछ तरह के आप वर्ड बना के अफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स को यूज़ करके आप इन वर्ड्स को बना सकते हैं। विद एग्जांपल लिख देना और इसके आप थोड़ा सा बता देना कि दिस एफिक्सेशन इज़ एन ईजी बट यूज़फुल वे टू फॉर्म न्यू वर्ड्स इन इंग्लिश। मतलब एक वे है, एक यूज़फुल वे है इंग्लिश में नए वर्ड्स बनाने का। ठीक है। अनदर क्वेश्चन, व्हाट एस्पेक्ट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज। कि कोई भी डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिखते हैं तब कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं, किन चीज़ों को दिमाग में रखना होता है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि वाइल राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज वी शुड चूज़ द टॉपिक। टॉपिक कैसा चूज़ करना चाहिए हमें, एक तो क्लियर होना चाहिए टॉपिक, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्लियरली हम उसको सिलेक्ट करें, टॉपिक को चूज़ करें और उस पर स्टे फोकस्ड, उस टॉपिक पर फोकस हमारा पूरा रहे। ठीक है। मतलब राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज वी शुड चूज़ द टॉपिक क्लियरली एंड स्टे फोकस्ड ऑन इट। सेकेंड, जो डिस्क्रिप्शन होगा, द डिस्क्रिप्शन शुड बी सिंपल, क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज। ठीक है। और वी शुड यूज़, हम जो अपने डिस्क्रिप्शन में जो भी वर्ड्स यूज़ करेंगे वो वर्ड्स कैसे होने चाहिए, सूटेबल वर्ड्स होना चाहिए टू द डिस्क्राइब द पर्सन। किसी भी चीज़ को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन है या कोई प्लेस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है या फिर कोई इवेंट है, किसी भी चीज़ को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो जो है उसमें हम सूटेबल वर्ड्स यूज़ करेंगे, उस चीज़ से मिलते जुलते वर्ड्स हम यूज़ करेंगे। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं पर्सन के बारे में, बट वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ हम नेचर लिख रहे हैं या फूल पत्तियाँ लिख रहे हैं या कुछ कोई वॉर के बारे में बता रहे हैं, तो वो नहीं होगा। ओके। थर्ड हम लिखेंगे पॉइंट कि इट इज़ हेल्पफुल। कैसे हेल्पफुल है? इट इज़ हेल्पफुल टू इंक्लूड डिटेल्स अबाउट अपीयरेंस हो गया, कलर, साइज़, ठीक है, साउंड, स्मेल और फीलिंग, सो दैट ये सारे वर्ड्स हम यूज़ करेंगे सो दैट जो रीडर है वो एक इमेजिन कर सके किसी भी सीन को। ठीक है। सो दैट द रीडर कैन इमेजिन द सीन। मान लीजिए हम किसी सीन के बारे में बता रहे हैं, किसी नेचुरल सीनरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस सीन का अपीयरेंस हो गया, कलर हम यूज़ किस तरह से बताएंगे, साइज, साउंड, स्मेल, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें हम उसमें डालेंगे, उन बातों की डिटेल्स बताएंगे ताकि जो रीडर है वो उस सीन को इमेजिन कर सके। फिर फोर्थ पॉइंट हम बताएंगे कि द सेंटेंस शुड बी कनेक्टेड प्रॉपरली। सेंटेंस शुड बी कनेक्टेड प्रॉपरली एंड द ग्रामर, और इसके साथ साथ वो जो सेंटेंस में जो ग्रामर यूज़ की गई है, जो स्पेलिंग्स यूज़ की गई हैं, ठीक है, और पंचुएशन, जो भी चीज़ें यूज़ की गई हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। ओके। फाइनली जो पैसेज है, द पैसेज शुड हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग। जो पैसेज लिख रहे हो उसकी शुरुआत जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए, प्रॉपरली होनी चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसका एक मिडल होगा, एंडिंग होगी, ठीक है, टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब जो पैसेज होगा उस पैसेज को, दैट पैसेज शुड हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग हो जाएगी, उसकी मिडल और उसकी एंडिंग। ये तीनों चीज़ें जो है वो प्रॉपरली लिखनी है सो दैट जो राइटर है और जो भी पढ़ने वाला है, दैट मेक इट इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल सा ही, इतना सा आप लोग समझ देना इस चीज़ को। अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर गैदरिंग स्किल्स। गैदरिंग स्किल्स क्या होती हैं?
एंड वाई आर गैदरिंग स्किल्स कंसिडर्ड एसेंशियल्स टू बिकम एन एफिशिएंट लर्नर। कि जो गैदरिंग स्किल्स हैं उनको एक एफिशिएंट लर्नर बनने के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है, ठीक है, एसेंशियल क्यों माना जाता है। सो हम बताएंगे गैदरिंग स्किल्स। गैदरिंग स्किल देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है गैदरिंग का क्या होता है, इकट्ठा करना चीज़ों को, किसी भी को, इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो सोर्सेज हो, बुक्स हो, न्यूज़पेपर हो, कुछ भी चीज़ हो, उनको गैदर करना, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि गैदरिंग स्किल्स आर द स्किल्स टू यूज्ड टू कलेक्ट, क्या कलेक्ट, कुछ भी हो सकता है, टू कलेक्ट, टू फाइंड एंड अंडरस्टैंड information from different sources such as books, newspaper, इंटरनेट। आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है। और टीचर से भी तो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। और डिस्कशन, जब हम किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अलग अलग तरह की। तो ये सोर्सेज हो जाते हैं टू कलेक्ट, फाइंड और अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन। मतलब गैदरिंग स्किल्स आर स्किल्स टू यूज्ड टू कलेक्ट, फाइंड और अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज बुक्स, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टीचर्स और डिस्कशन। आप इससे से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बताएंगे कि दीज स्किल्स हेल्प अ लर्नर। अब ये स्किल्स जो हैं ये किस तरह से हेल्प करती हैं किसी भी लर्नर को। ये ऐसे हेल्प करती हैं दैट टू मेक इन्फॉर्मेशन करेक्ट एंड यूजफुल। ओके, सो दीज स्किल्स हेल्प अ लर्नर गेट करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि दे ऑल्सो इम्प्रूव। ये जो स्किल्स हैं ये हमारी हेल्प करती हैं, हेल्प टू इम्प्रूव, किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, रीडिंग, हमारी रीडिंग को, हमारी लिसनिंग को, ठीक है, और नोट मेकिंग। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको नोट्स बनाने की आदत होती है ना, और रिसर्च एबिलिटीज़ को, ठीक है। फोर्थ, अ पर्सन हु हैज़ अ गैदरिंग स्किल्स। कोई भी इंसान जिसमें ये स्किल है वो क्या कर सकता है, ही कैन कंपेयर, क्या कंपेयर, डिफरेंट आइडियाज़। भाई देखो जिसके पास इतनी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, इतने सारे सोर्सेज होंगे, तो वो तो सिंपल सी बात है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग तो वैसे बढ़ेगी और वो इजीली किसी भी आइडिया को अदर आइडियाज़ से या अपने आइडिया के साथ क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है और टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकता है ना। इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। और मेक अ बेटर डिसीजन, ठीक है। फिफ्थ लिखेंगे कि ये जो स्किल्स होती हैं, दीज स्किल्स हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये स्किल्स जो हैं हेल्पफुल होती हैं। एंड कंप्लीटिंग असाइनमेंट इफ़ेक्टिवली, और कोई भी काम अगर दिया जाता है तो उसको इफ़ेक्टिवली उस चीज़ को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। देन फिर भी गैदरिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेक लर्निंग, जो लर्निंग है उसको क्या करते हैं, ईजी बना देता है, नॉलेज को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है, और हेल्प करती है एक स्टूडेंट को टू बिकम एन एफिशिएंट और इंडिपेंडेंट लर्नर। मतलब है कि आप ये बोल सकते हो कि गैदरिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेक लर्निंग ईजी, इम्प्रूव नॉलेज और हेल्प अ स्टूडेंट बिकम एन एफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंट और इंडिपेंडेंट लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Describe any two areas in English grammar that are likely to be hard spots to learners of English as a second language. वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, जो इंग्लिश पढ़ते हैं बट एज ए सेकेंड लैंग्वेज, कि इंग्लिश उनकी मदर टंग नहीं है बट फिर भी वो इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज, एक दूसरी भाषा, मतलब एक और भाषा के अलावा, मदर टंग के अलावा दूसरी भाषा सीखने के लिए जो सीखना चाहते हैं, बट उसके साथ साथ जो ग्रामर है इंग्लिश ग्रामर में वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वो स्पोर्ट्स हमें यहाँ पर ढूंढने हैं, हार्ड स्पोर्ट्स, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन बताइए। लर्निंग इंग्लिश इज़ ए सेकेंड लैंग्वेज। Learning English as a second language can be challenging because English grammar has, जो इंग्लिश की ग्रामर है, हैज़, क्या है इसमें, बहुत सारे रूल्स हैं और एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तभी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे रूल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, तो इसलिए उनको इंग्लिश जो है वो टफ़ लगती है। फिर बताएंगे कि सम ग्रामर टॉपिक्स आर स्पेशली डिफ़िकल्ट फॉर लर्नर्स, कि कुछ टॉपिक तो इतने डिफ़िकल्ट होते हैं लर्नर्स के लिए कि दे आर जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द ग्रामर ऑफ देयर फर्स्ट लैंग्वेज, कि जो उनकी मदर टंग होती है ना, जो मदर टंग की जो ग्रामर होती है वो ग्रामर और जो इंग्लिश की ग्रामर होती है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट ग्रामर होती है दोनों लैंग्वेज की। तो भी जो स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज, उनके लिए यहाँ पर भी डिफ़िकल्टी आती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट या जो दो सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो हैं, एक तो टेंसेस हैं और आर्टिकल्स, ठीक है। ये दो स्पोर्ट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो टेंस क्या होते हैं? टेंस में आप बताते हैं कि टेंस इज टेल्स अस व्हेन अ एक्शन हैपन, ठीक है, व्हेन एन एक्शन हैपन्स, ठीक है, कब कब, इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। देन एक और पॉइंट लिखेंगे, इंग्लिश हैज़ 12 टेंसेस। कितने टेंस हैं इसमें? 12 टेंसेस हैं एंड ईच हैज़ अ डिफरेंट यूज़। 12 टेंसेस हैं और सबका अलग अलग यूज़ होता है। फिर आप एक और पॉइंट लिख देंगे कि लर्नर्स जो हैं दे ऑफन यूज़ द रॉन्ग टेंसेस वाई स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। जो लर्नर्स होते हैं आम तौर पर क्या होता है कि वो राइटिंग करते हुए और बोलते हुए, इंग्लिश बोलते हुए क्या करते हैं, टेंसेस का गलत यूज़ करते हैं, रॉन्ग टेंसेस, ठीक है। मतलब जो टेंसेस जिस वर्ब में, जिस फॉर्म में यूज़ करनी चाहिए, मान लीजिए किसी सेंटेंस में प्रेजेंट पास्ट का बताना है कोई सेंटेंस, तो वो ठीक से उस टेंस को यूज़ नहीं कर पाते, प्रेजेंट का लिख देंगे, फ्यूचर का लिख देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, मतलब किसी भी तरह से रॉन्ग वे में उसको रॉन्ग टेंस को यूज़ करते हैं। मतलब लर्नर्स ऑफन यूज़ द रॉन्ग टेंसेस व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग। देन अनदर, दे मे ऑल्सो कन्फ्यूज़ द सिंपल टेंस। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट। जब मैं स्कूल में थी तो मैं भी कंफ्यूज होती थी इन चीज़ों में, मैं भी कई बार कंफ्यूज होती थी कि सिंपल टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया तब समझ आने लगा था, बट ये होता है। सो दे मे ऑल्सो कन्फ्यूज़ द सिंपल टेंस एंड द प्रेजेंट परफेक्ट। अब अगर मैं एग्जांपल लिखूं, लाइक जैसे आई हैव सीन हिम येस्टरडे, इंस्टेड ऑफ, मतलब वो क्या लिख देते हैं कि आई हैव सीन हिम येस्टरडे, जो कि जिसमें टेंस यूज़ हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें यूज़ हुआ है, बट जो राइट होगा वो है आई सॉ हिम येस्टरडे, कि मैंने उसे कल देखा।
जो कि एक सिंपल पास्ट टेंस है। तो बस इन्हीं दोनों चीज़ों में ही जो है उनको कन्फ्यूज़न बनी रहती है, ठीक है। और ये एक बहुत एक मतलब एक टफ चीज़ होती है किसी भी इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे के लिए, ठीक है। तो टेंसेस सीखने बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लेना। अनदर एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए अबाउट रीडिंग इंग्लिश। मैं इसको लिख देती हूँ रेगुलर प्रैक्टिस। किस लिए? रीडिंग के लिए। क्या रीडिंग? इंग्लिश। और ये क्या हेल्प करती है लर्नर्स को? टू इम्प्रूव देयर यूज़ ऑफ टेंसेस। मतलब रेगुलर इंग्लिश पढ़ते रहो, ठीक है। कभी न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई बुक पढ़ ली, तो इंग्लिश में मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। इंग्लिश के न्यूज़ देख लिए, तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ इम्प्रूव करती है आपका कि हाउ टू यूज़ करेक्ट टेंसेस इन योर सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये चीज़ भी हेल्प करती है यहाँ पर। अनदर डिफरेंट हार्ड स्पॉट इज आर्टिकल। आर्टिकल्स आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मैनी लैंग्वेज डू नॉट यूज़ दम। कि कई लैंग्वेजेस होती हैं जहाँ पर आर्टिकल्स को यूज़ नहीं किया जाता, और लर्नर्स जो होते हैं दे ऑफन फॉरगेट टू यूज़ आर्टिकल्स और यूज़ द रॉन्ग वंस, ठीक है। कई बार वो भूल भी जाते हैं कि आर्टिकल्स का यूज़ करना भूल जाते हैं, और कई बार गलत आर्टिकल भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत आती है इनके साथ। अब आर्टिकल्स कितने होते हैं? ए, एन और द। तो ए कहाँ पर यूज़ होता है? A is used before words beginning with a consonant sound. कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी शुरुआत एक कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, उसके आगे हम ए लगाएंगे। एन कहाँ यूज़ होता है? एन यूज़ होता है बिफोर बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी स्टार्टिंग वोवल साउंड से हो रही है। वोवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई और यू। ये इनसे जो भी वर्ड बन रहा होगा तो उसके पहले हम एन लगा देंगे। और द कब लगता है? द लगाते हैं द इज़ यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन हो, ठीक है। कोई प्लेस हो और थिंग हो। कोई भी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग होगी, वहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे आई सो अ गर्ल, ठीक है, कि मैंने एक लड़की देखी। इट मीन्स एनी गर्ल, कोई भी गर्ल, ठीक है, कि मैंने एक लड़की देखी। एंड आई सो द गर्ल, ठीक है। इसका मतलब हो गया कोई पर्टिकुलर गर्ल। द लग गया ना, इसका मतलब है कोई पर्टिकुलर गर्ल है जो मैंने देखी, ठीक। तो ऐसे ही आप कुछ और भी आइडियाज़ बना के आप एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। तो मेनली बात है आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स आप लोग पढ़ के जाना तो बेटर एग्जाम्पल्स आप लिख पाओगे, ठीक है। तो जो दो मेन पॉइंट्स आते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए जो हार्ड होते हैं, उनमें से एक हो गया टेंस के बारे में बता देना, और दूसरा आर्टिकल्स के बारे में बता देना, और इनको आप विद एग्जाम्पल ज़रूर लिख के आना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।